ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। उस पे सवाल कर रहे थे कि एलिमेंट लेके हम रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। सिमेट्रिक चार्ज है, हर जगह क्यू क्यू है तो जीरो हो जाता है। उसके बाद हमने सेमी सर्कल भी करके देखा, क्या खा रहा है, क्यों, अभी ब्रेक था ना। खत्म हो गया थोड़ा सा, मतलब तो अब मत खाओ ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे हमने निकालना, सेमी सर्कुलर रिंग में, क्वार्टर रिंग में, सर्कुलर आर्क में, ये देख लिया। क्या अपोजिट चार्जेस वाले भी किए क्या, प्लस माइनस वाले, मतलब आधे में प्लस हो आधे में माइनस हो, ये किया। किया है तो ठीक है, नहीं किया तो देखो इधर ना, इधर जो है वो प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है, ये लैम्डा कूलम पर मीटर है, और ये है माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सीख लिया क्या, ये हो गया ये सवाल। कैसे करेंगे इसको, सिमेट्री से करेंगे। सिमेट्री में भी क्या करने वाले, ध्यान से देखो। अगर मैं एक वर्टिकल लाइन, अगर मैंने एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करी, एक एलिमेंट मैं यहां ले लूं थीटा पे जाके, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। और सिमिलरली एक एलिमेंट मैं यहां ले लूं, तो ये वाला पार्ट भी आर डी थीटा, करेक्ट। ऐसे ही एक एलिमेंट मैं यहां लेता हूं, देखो मल्टीपल एलिमेंट से ये फायदा होता है। और एक एलिमेंट मैंने यहां ले लिया, अच्छा सब आर डी थीटा है तो सबका डी क्यू बराबर होगा। अब अच्छा सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बस एलिमेंट लेके इसको भूल जाओ। 4 एलिमेंट ले रहे हो, इसका मतलब क्या है, जब पहला एलिमेंट ले रहे होगे तो चारों में एक एक एलिमेंट ले रहे होगे। जब फर्स्ट एलिमेंट ले रहे होगे तो साइमल्टेनियसली सेकेंड थर्ड सब में ले रहे होगे। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि 0 से π/2 में जब लिमिट लूंगा मैं तो सब कवर अप हो जाएंगे, बराबर। तो लिमिट मेन होता है, लिमिट आपको 0 से π/2 मिल गया। अब आपको ऐसे दिखेगा कि एक डी क्यू चार्ज आपके पास यहां रखा है जिसकी वैल्यू है लैम्डा आर डी थीटा, एक माइनस डी क्यू चार्ज यहां रखा है थीटा एंगल पे, ये भी थीटा एंगल पे। एक डी क्यू चार्ज यहां रख दिया, एक माइनस डी क्यू चार्ज यहां रख दिया, और ये सेंटर पे सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। अब तो ये सिंपल सवाल बन गया। अच्छा, अगर मैं इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं तो इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा डी, और इस माइनस डी क्यू की वजह से भी इधर आएगा डी। तो क्या ये 2d हो गया, इस डी क्यू की वजह से इधर आ जाएगा डी, और इस माइनस डी क्यू से इधर आ गया 2d। क्या इस 2d का ये वाला कंपोनेंट आएगा 2de cos थीटा, क्या नीचे आएगा 2de sin थीटा, इसका ये कंपोनेंट आएगा 2de cos थीटा, और नीचे की तरफ यही कंपोनेंट आएगा 2de। क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो de नेट क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ de, तो इंटीग्रेशन ऑफ de नेट
4 टाइम्स ऑफ डी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक आर ने आर को मार दिया, ई नेट आएगा नीचे की तरफ कितना 4k लैम्डा बाई आर माइनस कॉस थीटा लिमिट 0 से पाई बाई 2, ई नेट की वैल्यू 1 हो गया वो, तो 4k लैम्डा बाई। समझ आया क्या? इस पे और बकबक करोगे, समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, ऐसे एलिमेंट लेना है तुम्हें। देखो कि प्लस माइनस प्लस में बढ़ गया है, तो इस तरह से आपको एलिमेंट लेना आना चाहिए। एलिमेंट ले लोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब ये और वैरायटी क्या होगी पता है? पहले प्लस दे दे, फिर माइनस दे दे, फिर नीचे पूरे में प्लस दे दे। कर लोगे पक्का? एक और सवाल दे देता हूँ, वो कर दो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। और अगर इसको चेंज करना होगा ना, तो ये लैम्डा बदल देगा हर जगह पे। बताइए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस आर। ऐसे क्या करो, बोल दो ना। क्यों नहीं आया? क्या समस्या हो रही है बताओगे? ऐसे करने थोड़ी आ जाएगा, बताओ तो कहाँ दिक्कत हुई? सुजल आया? नहीं आएगा। ड्राई फ्रूट खाओ, दिमाग तेज होगा उससे। बादाम खाया करो। इधर देखो, अगर मैं ऐसे थीटा एंगल पे गया डी थीटा पर, तो ये वाला पार्ट कितना होगा? पैरेलली मुझे कई सारे लेने चाहिए कंपोनेंट, तो ये थीटा पे जाके मैंने ऐसे ले लिया। देखो जनरली ये सब ना बहुत अच्छे सवाल माने जाते हैं, बहुत अच्छे मतलब वाकई में बहुत अच्छे सवाल होते हैं। ये माइनस लैम्डा है, तो ये थीटा पे जाओ, डी थीटा का एलिमेंट लिया, तो ये वाला पार्ट भी आर डी थीटा, और ऐसे ही एक और थीटा पे जाके डी थीटा का ये वाला कंपोनेंट लिया, तो आर डी थीटा। 4 कंपोनेंट लिए हो। ध्यान देना, अगर मैं 2 कंपोनेंट ले रहा हूं तो मेरी लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई, क्योंकि सर्कल में 2 कंपोनेंट लेने का मतलब एक साइड ले रहे तो अपोजिट साइड भी आ रहा है। 4 लिया तो जब मैं इस कोऑर्डिनेट में ले रहा हूं तो पैरेलली सारे कोऑर्डिनेट में एलिमेंट आ जा रहे हैं, तो लिमिट 0 से पाई बाई 2। एक एलिमेंट यहां आ गया डी क्यू, एक एलिमेंट यहां भी आ जाएगा डी क्यू, इधर आ गया माइनस डी क्यू, और इधर फिर से आ गया डी क्यू। करेक्ट? अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, और इस डी क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी बराबर है, चार्ज भी बराबर है, तो डी की वैल्यू भी बराबर होगी। तो इन दोनों को चुपचाप मार डालो, कैंसिल आउट हो गए। अब ये वाला जो D है, ये इसको इधर DQ जो है वो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, और ये माइनस DQ भी इधर देगा। क्या ये 2D आ गया? तो इसका अब 2D का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 2D cos थीटा। ये कितना आएगा भाई? अगर तुम्हें एलिमेंट लेने के बाद यहां पहुंच गए हो, फिर तुम्हारे लिए आसान हो गया है। तो मैं E along x लिखूंगा, इंटीग्रल ऑफ 2DE cos थीटा, और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर। तो EX आ जाएगा 2K लैम्डा बाई आर बाहर, cos थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1। तो ये आ जाएगा 2K लैम्डा बाई आर। सही है? ऐसे ही E along y लोगे तो यही इतना आएगा,
इंटीग्रल ऑफ 2 DE साइन थीटा। अच्छा डायरेक्शन आपको दिख रहा है ना, x मतलब नेगेटिव x, तो यहाँ से जो ई वाई लिखा जाएगा बच्चों 2k λ/r साइन थीटा डी थीटा लिमिट 0 से π/2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, ई एक्स और ई वाई आ गया। तो ई नेट कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंपोनेंट इक्वल है तो आ जाएगा 2√2k λ/r 2a cos थीटा by 2। This is electric field at an angle of 45 degree in second quadrant। समझ में आया क्या? सबको समझा? संयम कहाँ गलती हो गई थी? हाँ? छोड़ो, सर में गलती हुई थी। धर, मन लग रहा है पढ़ाई में? तुम्हें यहाँ फेंक दूं तो पाप नहीं लगेगा, बल्कि सब खुश होंगे, ऊपर वाला भी खुश होगा, चलो मेरे पास भी कोई नमूना आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख चुके सब लोग? हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क। बच्चों एक्सिस ऑफ अ डिस्क पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात मैं कर रहा हूं। तो वो लास्ट लेक्चर में रिंग वाले में दिखाया था ना, रिंग में ये वाली एक्सिस होती है, साइड व्यू में देखते हैं। सेम कंडीशन यहाँ भी होगा, डिस्क में भी। इधर चल रही है क्लास जेविन, सीधा, उधर नहीं। नज़र मेरी नज़रों से मिलाओ या बोर्ड से मिलाओ, कहीं और नज़र मेरी दुर्घटना घट जाएगी। चलो ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इधर चाहिए तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हम ये लाइन ड्रॉ कर नहीं पाते, इसलिए हम ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैं इस बार साइड व्यू ही बनाऊंगा, टॉप व्यू लास्ट लेक्चर से आप उठा लेना। तो जो मेरे पास डिस्क है वो ऐसा है, इस डिस्क पर जो चार्ज होगा वो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। अब ये कैसे आया, जिनको चाहिए तो काइंडली रेफर सेंटर ऑफ मास, वहाँ मैंने बताया डिस्क पे आपको सिग्मा लेना पड़ता है। अब इस पॉइंट से x डिस्टेंस दूर मेरे पास एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये सवाल हो गया सिंपल। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, ये कंटिन्यूस चार्ज है, बीच में भी तो चार्ज भरा होगा ना डिस्क के। तो कंटिन्यूस चार्ज को कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमेंट लेते हैं। एलिमेंट कौन सा लेते हैं डिस्क में, रिंग। कैसा रिंग लेते हैं, आर पे जाके डी आर या वाई पे जाके डी वाई, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी नाम दे दो। क्योंकि एक आर पहले से लिया है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ऐसे वाई पर जाऊंगा। अगर ये साइड व्यू में दिख रहा है तो जो एलिमेंट लोगे रिंग का, उसका भी तो साइड व्यू ही दिखेगा ना अपने को। तो वो साइड व्यू अपने को ऐसा दिखेगा, ऐसे वाई पे गया, डी वाई थिकनेस की ये एक रिंग ले ली मैंने। ले सकते हैं ना? अब समझना ध्यान से, अगर मैंने ये रिंग लिया तो रिंग पर चार्ज कितना होगा, बिल्कुल ये सब कट कॉपी पेस्ट हो रहा है, बस वहां पे मास लिखा था, यहाँ चार्ज लिख रहा हूं मैं। तो डी क्यू लिखा जाएगा सिग्मा टाइम्स ऑफ डी ए, और रिंग का एरिया क्या होता है, उसका सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस। तो सिग्मा यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, वाई, तो 2 पाई वाई डी वाई। ये छोटा सा एक चार्ज आ गया। अब ये छोटा सा रिंग लिया है, हमने अभी पढ़ा था ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है डी जो आएगा, क्या इधर ही आएगा,
देखो लास्ट उसमें आया था ना 2D, इधर ही आया था cos थीटा करके, तो मैंने बोला था कि ड्रिंक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है अलोंग द एक्सिस ही आता है। अच्छा, अगर मैं अलग 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 एलिमेंट लूं तो क्या सबके लिए डी की डायरेक्शन तो कांस्टेंट ही होने वाली है, अलोंग द एक्सिस ही आएगा डी, क्योंकि तुम y पे जाके dy थिकनेस की रिंग ले कहां से रहे हो, इसके सेंटर से ही ले रहे हो ना, तो और सबका सेंटर तो कॉमन रहेगा, कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, तो सबकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इसी लाइन पे आएगी। If all the electric fields are in the same direction, then we can directly integrate. करेक्ट ना? तो आइए इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। पहले d लिखो छोटा सा, तो ये रिंग की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आता कितना है, k q, तो यहाँ q की जगह क्या आ जाएगा, डी क्यू इंटू एक्स, डिस्टेंस तो यही है ना, अपॉन आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ रिंग, प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट? कोई दिक्कत? अरे कौन है? क्या हो गया इसको? हाँ, तो d की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, k डी क्यू बोलो, सिग्मा 2 पाई y dy इंटू एक्स ना, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अच्छा, तुम्हें पता है यहाँ पे x कांस्टेंट है, k की वैल्यू अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूं तो 2 पाई मर जाएंगे, तो क्या मैं तुम्हारे हिसाब से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये तो कांस्टेंट हो गया, वाई डी वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। एक अच्छा बच्चा यहाँ तक अपने आप ला लेता है। कितने लोगों के दिमाग में यहाँ तक क्या स्टेप आ गया था, जरा हाथ खड़े करो। देखो 4 5 6 हाथ उठ रहे हैं लड़कियों में, किसी के दिमाग में नहीं आया था? घर पे रख के आए हो क्या दिमाग? माना कहीं और रहता है, वो खिसक गया और नीचे भूल गए लाना, जूता पहन लिए पहले, लेकिन थोड़ा रख के आया करो। सेंटर ऑफ मास का खाली एलिमेंट ही तो लेना है तुम्हें, एलिमेंट लेके तुम्हें सिंपल यहाँ तक पहुँचना चाहिए, दिमाग में आना ही चाहिए। तो अब इसको इंटीग्रेट करो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अभी ये बहुत सिंपल है, अभी मैं और भी टफ ले जाऊंगा इसको। पहला एलिमेंट यही लोगे जब y की वैल्यू 0 होगी, पूरा डिस्क को रिंग रिंग बनाने के लिए, और लास्ट लोगे एकदम एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम पे जाओगे तो आर। भाई अब ना यहाँ से असली खेल शुरू होता है। खेल क्या है समझो, ढंग से अगर खेल देखा जाए, इसमें तुम्हें इंटीग्रेट किसको करना है, इंटीग्रेट किसको करना है, y को। भाई देखो लड़कियों, आवाज़ निकालो, लड़कों की आवाज़ दबी कुचली तो आ ही जा रही है, तुम्हारी आ ही नहीं रही है, जुबान है ये प्रूव करो। किसको इंटीग्रेट करना है, किसको, अच्छा y कितनी जगह है, क्या न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी है? क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कुछ कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं, अभी ये सिंप्लीफिकेशन के मोड में है ही नहीं। तो एक तरीका ये होता है कि हम डिवीजन रूल लगाएं, लेकिन इंटीग्रेशन में डिवीजन रूल तो होता नहीं है, पढ़ा है क्या अभी तक? अगर इंटीग्रेशन में हम डिवीजन रूल नहीं पढ़ते तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन रूल। क्या रूल लगाना पड़ता है? क्यों यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि दो वेरिएबल आ गए, कभी भी ऐसा हो जाए
कि इंटीग्रेट कर रहे हो y के रिस्पेक्ट में, ऊपर भी इंटीग्रेशन आ गया है और नीचे भी इंटीग्रेशन, सेम वेरिएबल ऊपर नीचे दोनों जगह आ गए। ध्यान रखना वेरिएबल एक होनी चाहिए। आपको पता है कि आपके पास डिवीजन रूल है नहीं, तो कुछ ऐसा बना दो कि डिवीजन का पार्ट जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए। अगर मैं ध्यान से देखूंगा ना तो 3/2 का मतलब ये रूट रूट का कुछ तो खेल है, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि रूट हट जाए। रूट हटाने के लिए इसको मैं कुछ भी मानूं अगर, तो स्क्वायर के टर्म में मान लूं। मान लो ये कुछ भी मान लिया मैंने, t मान लिया मैंने। अगर मैं मानता हूं कि y² + x² की वैल्यू t है, समझना, तो आप क्या लिखोगे, t⁵²। एक तरीके से टफ ही हुआ, लेकिन अगर मैं इसको t² मान लूं तो 2² का मतलब 2 कैंसिल किया, सिंपल हो गया। ये अभी इंटीग्रेशन पढ़ोगे मैथ्स में और लॉजिक डेवलप होगा। मैंने यहाँ तुम्हें बताया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपको ये याद रखना पड़ता है कि आपको सब्स्टिट्यूट करने का तरीका क्या क्या है। आप हमेशा सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो, मैं फ्रैक्शनल पावर को हटाना चाह रहा हूँ। फ्रैक्शन नहीं हटाओगे तो भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, टी लेके भी आएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। तो आपको क्या करना चाहिए, फ्रैक्शनल पावर को हटाना है। और फ्रैक्शनल पावर में है कितना, 2 है ना, इसको कुछ भी मानो तो स्क्वायर के फॉर्म में मान लो। सोचो अगर ये 3 होता तो मैं क्यूब के फॉर्म में मानता, ताकि मेरा कैलकुलेशन कैसा हो जाए। मैं सब्स्टिट्यूट इसीलिए कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन आसान बन जाए ना, तो इसलिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो कुछ तो मानना पड़ेगा, तो मैंने मान लिया कि जो ये y² + x² है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, t²। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह पे t रख रहा हूं तो क्या t को मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर पाऊंगा, नहीं। तो अगर मैं y + x को t मान रहा हूं तो जो dy है उसको भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, तो इस पूरे को मैं ऐसे लिखूंगा dt/dy, या ऐसा लिख दो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, या डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, सबसे अच्छा। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, उसी को डिफरेंशिएट कर रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं y² को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मैं किसके रिस्पेक्ट में करूँगा, y के रिस्पेक्ट में। तो y² का डिफरेंशिएशन क्या होता है y के रिस्पेक्ट में, 2y। तो क्या मैं इसको लिखूंगा 2y, और किसके रिस्पेक्ट में किया है, तो क्या यहाँ मैं dy लगा दूंगा। x क्या है, 2x लिख दूं, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कितना होता है, हाँ लिख दो, जो मन में आए, लिखते क्यों नहीं, तुम्हें ही लिखना, हम तो बैठे हैं। t², क्या ये कट गया, ओहो, y dy की जगह क्या मिल गया अपने को। तो अगर मैं y² + x² को t² मान रहा हूं तो y dy की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, समझना, खाली यही इतना था। अच्छा, ये लिमिट किसकी लगाई गई है, y की, किसकी लिमिट है, क्या अभी पिक्चर में y है क्या, अब पिक्चर में कौन आ गया, तो लिमिट में किसकी होनी चाहिए, तो इसके करेस्पॉन्डिंग t की लिमिट लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखेंगे देखिए, ऐसा, लोअर लिमिट ऑफ dt। अच्छा, ये y की वैल्यू 0 से r तक जा रही है ना, जब ये y था तो लोअर लिमिट कितना था, 0। x तो कांस्टेंट है, when y is 0 तो इक्वेशन 1 में रखो, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लोअर लिमिट t के साथ कितना हो गया, x,
लिमिट कन्वर्जन देखो तीन चीज, सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, वाई से सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए, दूसरा सब्स्टिट्यूट किया तो लिमिट कन्वर्जन भी आना चाहिए। अब अपर लिमिट y के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी लिया हमने, अपर लिमिट के लिए y कितना लेंगे, तो ये इक्वेशन 1 से जरा देखो तो क्या ये लिखा जाएगा आर स्क्वायर, तो t की लिमिट कितनी आ गई, हो गया लिमिट कन्वर्जन। Therefore electric field can be written as sigma by 2 epsilon naught into x, y dy की जगह t dt, और ये पूरा बन जाएगा t स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये t क्यूब बना, एक t ऊपर से कैंसिल हो गया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x से लेके, और आपको ये भी पता है कि अभी जो लिमिट लगा रहे हो ये 1/t स्क्वायर मतलब -1/t बनेगा। इलेक्ट्रिक वो आता है ना सिंपल इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा -1/t x से लेके √r² प्लस, जरा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर माइनस साइन है तो लोअर लिमिट पहले रखते हैं, क्यों ना मैं इस x को अंदर भेज दूं, तो x/x -x बाय तो e की वैल्यू बेसिकली ये आती है, करेक्ट। लेकिन अब अगर मैं इस लाइन को ऐसे यहां मिला दूं तो ये वाला एंगल थीटा बनेगा, ये बनेगा √r² प्लस x², तो यहाँ से x बाई √r² प्लस x² क्या आता है, cos थीटा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद रखते हैं, x और r दिया होगा तो ये, और थीटा दिया होगा तो ये। समझ में आया क्या, टफ है क्या, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ये तुम्हारे लिए ना थोड़ा दिमाग चला लोगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीख लिया तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीखते ही आपका काम एकदम आसान हो गया। जो इंटीग्रेशन बड़े बड़े हुआ करते थे उसको हमने बहुत छोटा कर दिया, हाँ या ना, सबको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा इसी में एक और चीज देखो, एक दो देख लिख लो तो देखना, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इफ r इज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, तो ये डिस्क क्या बन जाएगा, टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी का मतलब एक प्लेनर शीट बन जाएगी, इनफाइनाइट शीट हो जाएगा ये, क्योंकि भाई ये r, सोचो अगर ये कर्व ना बनाया है सीधा आने लगे तो r इंफिनिटी हो जाएगा, कर्व भी तो इसका r दिखा रहा है ना, अगर ये ऐसे ऐसे चलते जाएगा तो क्या एक शीट बन जाएगा। तो ये क्या बताता है, ये कहता है थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, यही तो होगा, इट बिकम्स थिन इनफाइनाइट शीट। मुझे कैसे पता चला 90 डिग्री हो गया, सोचो ये ऐसे खुला है, ऐसे ऊपर ही जा रहा है, तो ये लाइन ऐसे ऊपर भागता जाएगा ना, इनफाइनाइट पे जाएगा, तो ये 89.9999 डिग्री होगा, जो अप्रोक्सीमेटली 90 है। Therefore, electric field would be sigma by 2 epsilon naught 1 minus cos 90। इसको लोग अलग से प्रूव करवाते हैं, कोई जरूरत है नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थिन इनफाइनाइट शीट की वजह से कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क हो गया। इसमें बहुत क्वेश्चंस नहीं बनते, जो भी आएंगे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आएंगे, तो मैं नहीं करवा रहा हूं। आगे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग बनाइए,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइटली चार्ज रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइटली चार्ज्ड रॉड। अब ध्यान से देखना, इस पे अच्छे खासे सवाल आते हैं। ये जो एडवांस के लेक्चर में आते हैं जरा वो मुझे सजेस्ट करें। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही वहाँ कंटिन्यू करूँ तो कैसा रहेगा, जितना पढ़ चुके हो, क्योंकि जो पीछे हो गया वो हो गया, अभी इसको हम अच्छा और करते चले, पैरेलल अच्छा होता रहेगा। तो कुछ जो अच्छे इंटीग्रेशन वाले मरने वाले सवाल है, लेकिन अभी तुम्हारा इंटीग्रेशन नहीं हुआ ना। ठीक है, देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, भानु सर से पूछना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो इंटीग्रेशन करवाना पड़ेगा। अच्छे सवालों में तुम मरते रहोगे। आइए बच्चों, अमान क्या हो गया, तुम्हें हवा नहीं लग रही है क्या? ऐसे नीचे कर लो उसको। देखो, एक रॉड है मेरे पास ऐसा, समझना ध्यान से। यहाँ पे मैंने एक चार्ज दे रखा है, इसको चार्ज कर रखा है लैम्डा कूलम पर मीटर से। इस रॉड को मैंने चार्ज कर रखा है। अब जब मैं पढ़ाता हूं तो कोई गाना बजाने लगता है, कोई कुछ करने लगता है, हो गया। अब कितना करना चाह रहे हो? निशाना लगाओ। उधर कम करने से कम इधर कम कर दिया, इधर 16 कर दिया है। अभी कुछ लोग बोलेंगे इधर गर्मी हो रही है। अच्छा, तो लैम्डा कूलम पर मीटर, यहां से डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर अपने को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड की वजह से। देखना, अगर तुम रटने जाओगे तो आपको डिस्क भी बहुत टफ लगेगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझे होगे तो करते हुए चले आए चले आए चले आए, जहाँ अटक गए वहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि डिवीजन में रूल आ गया। तो आप प्रोसेस फॉलो करते रहो। ऐसे यहाँ भी पहले आप सारा जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते रहो, कहीं अटक जाओ तो फिर हम देखेंगे क्या होता है। अभी जो रॉड का ये पॉइंट P है, अच्छा कंपलसरी है क्या कि यही लिया? मैंने लिखा है कहीं पर भी हो सकता है ना, कोई पॉइंट नहीं दिया, मतलब यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर मैंने ये पॉइंट यहाँ लिया तो देखो रॉड का डिस्टेंस वगैरह सब चेंज होता रहेगा। तो क्यों ना मैंने जो पॉइंट लिया है उसको ऐसे डिफाइन कर देता हूँ कि जो पॉइंट लिया है, लेटेस्ट से कि वो अल्फा एंगल बना रहा है बॉटम मोस्ट पॉइंट से, बीटा एंगल बना रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट से। ये बोर्ड्स में नहीं है तो इसका डेरिवेशन बाद में देख लेना, जिनको लगता है स्किप करना चाहिए वो स्किप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जो भी एडवांस सोच रहे हो वो प्लीज़ इसको स्किप मत करना, क्योंकि डायरेक्ट सवाल इसके ऊपर ही आएंगे। अब देखो, अल्फा और बीटा, मुझे रॉड में एलिमेंट लेने का तरीका पता है। क्या करते हैं, x पे जाके dx का एलिमेंट, क्या करते हैं भाई, इसी पॉइंट से सब निकाल रहे हो तो यहाँ से ऐसे चले जाओ, x नहीं y, वर्टिकल जा रहे हो तो y ले लिया मैंने, x और y तो बात एक ही है, dy। अब ये छोटा सा पॉइंट लिया बेटा, ये छोटा सा पॉइंट, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रहा होगा, ये अपना R बनेगा, हाँ या ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है।
इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, के लैम्डा डी वाई बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक समस्या है यहाँ पे, क्या समस्या है, देखो ये वाला एंगल तुम्हारा 0 थीटा है। अगर मैंने अपना एलिमेंट नीचे लिया होता, क्योंकि y पे जाके dy का एलिमेंट तो मैं कहीं भी ले सकता हूं, अगर ये एलिमेंट मैं नीचे लिया तो मेरा थीटा कम हो गया होता, हुआ होता नहीं हुआ होता, और थीटा कम होने का मतलब ये डिस्टेंस भी r भी चेंज हो गया होता। अगर मैं y यहां लिया होता तो मेरा थीटा बढ़ गया होता, और थीटा बढ़ने का मतलब r बढ़ गया होता। मतलब क्या, y और थीटा दो वेरिएबल आ रहे हैं इसमें, और थीटा के चेंज होने से r चेंज हो जा रहा है। तो इस डायग्राम में मैं r को लिख सकता हूं, जरा देखो r में क्या लिख सकता हूं, अगर r और मुझे ये d डिस्टेंस तो पता है, r बाई डी लिखूंगा तो ये सेक थीटा बनेगा। क्या r की जगह मैं d सेक थीटा लिख सकता हूं? नहीं, मैंने r की जगह लिखा ना अभी, तो ये d क्या बन गया देखो, या इधर ही लिखो, वहां नहीं लिखते, d बन जाएगा k लैम्डा डी वाई आर स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्या आर की वैल्यू डाल दी मैंने। अब मुझे क्या क्या समझ, देखो मैंने रिक्वायरमेंट कैसे जनरेट करी है, मुझे कैसे पता यही करना है, क्योंकि अब समझो आपसे एडवांस के क्वेश्चन ना बनने का एक रीजन ये है कि आप रटना चाहते हैं, आप रट के पढ़ेंगे तो आपसे एडवांस नहीं बनेगा। क्योंकि एडवांस क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। आपको रिक्वायरमेंट समझ में आना चाहिए मैं कर क्या रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले ये सब लिखने की कोई जहमत उठाई क्या, मैं पहले भी तो लिख सकता था ना इस चीज को। पहले मैंने क्या लिया, अपने बेसिक्स पे गया, y पे जाके डी वाई डी लिखा, डी लिखने समझ में आया यार मैंने इसमें वेरिएबल y भी है और r भी चेंज हो रहा है। r क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है। तो r को चेंज करने का बेसिक कॉज कौन है, थीटा ही है ना, तो मैंने r को थीटा के टर्म्स में लिख दिया, तो अगला स्टेप आ गया। अब मुझे पता है थीटा भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो मैं दोनों को तो एक साथ सॉल्व कर नहीं सकता, एक बार में एक ही वेरिएबल सॉल्व होंगे, तो मैं थीटा और y में कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करूंगा ताकि वो दोनों में से एक वेरिएबल बन जाए। तो रिलेशन निकालने के लिए ये डायग्राम था अपने पास, मैं इसी डायग्राम को रेफरेंस में ले रहा हूं। तो ये एंगल थीटा था, ये y है, ये d है, ये देखो ये दिख रहा है। तो क्या यहां से मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज y बाई डी, मतलब y इज इक्वल टू डी tan थीटा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, सॉरी डिफ्रेंशिएट करूं पार्शियली, तो क्या d tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, और किसके रिस्पेक्ट में किया है, डी थीटा के। y का डिफ्रेंशिएशन 1 किसके रिस्पेक्ट में, ओहो, y को थीटा के टर्म्स में लिखा जा सकता है। अगर मैंने y को थीटा के टर्म्स में लिख दिया तो मेरा काम ही खत्म हो गया। के लैम्डा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, मैंने डी वाई की वैल्यू डाल दी, नीचे क्या होगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये मर गए, एक डी ने डी को मार दिया, डी कितना आ गया, के लैम्डा बाई डी डी थीटा। अभी तक के स्टेप्स में क्या किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई है, आपको लग रहा हो कि सर ने ये क्यों कर दिया, लॉजिक के साथ समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, जो रिक्वायरमेंट आ रहा है मैं वो काम करते जा रहा हूं। अब दूसरा क्या है, इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा।
नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं चेक करूँगा क्या एलिमेंट की डायरेक्शन चेंज करने से, एलिमेंट की पोजीशन चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। ज़रा सोचो, इससे थोड़ा नीचे लिए होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता, चेंज हो रहा है ना अलग जगह लेने पे, और अगर चेंज हो रहा है तो हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इसका कंपोनेंट कैसे लोगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट ऐसे नीचे आएगा। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो क्या ये डी का, अब देखो इसको एक्स बोल सकते हो, लेकिन एक्स और वाई में नहीं याद रखोगे कि रॉड का ओरिएंटेशन चेंज कर दोगे एक्स और वाई चेंज हो जाएगा। मैं ये देखता हूँ तो ये पॉइंट है क्या, ये रॉड के परपेंडिकुलर लाइन पे है, तो मैं इसको बोलता हूँ डी परपेंडिकुलर। और ये लाइन कौन सी बनेगी, तो डी परपेंडिकुलर कितना होगा, और ये कितना होगा। एक एक स्टेप किया मैंने, पहले मैंने डी लिखा था, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना, वो किया। फिर मुझे लगा कि अब चेक करना है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, मुझे दिखा चेंज होता हुआ, तो मैंने ऐसा कर दिया। तो मैं अब सिंपल यहाँ से ई परपेंडिकुलर के लिए लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ डी परपेंडिकुलर, इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ डी ई कॉस थीटा। जरा इसको सॉल्व करो, डी मतलब के लैम्डा बाई डी, तो कांस्टेंट आ गया, ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चों, व्हाट शुड बी द लिमिट, बोलो। देखो पूरा रॉड कवर करना है भाई, थीटा की लिमिट है, पाई कहाँ से आ गया, माइनस अल्फा से बीटा। भाई लिमिट कहाँ से, भाई मैंने एलिमेंट यहाँ से लिया है ना, पूरा रॉड कवर करना तो क्या मुझे यहाँ आना पड़ेगा, जब यहाँ आऊंगा तो इससे कितना थीटा चल चुका हूँ अल्फा, और ऊपर कवर करने के लिए मुझे इस पॉइंट, तुम ऊपर नीचे का ख्याल रखा करो, ध्यान रखो, जब लिमिट पूछूं तो जो चार्ज वाला एलिमेंट है उसको देखा करो वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो यहाँ से वो नीचे कितना आया है, माइनस नहीं, नीचे कितना आया अल्फा, ऊपर कितना गया बीटा, दो अपोजिट डायरेक्शन हो गए, जब अपोजिट हो गए तो उनको क्या लेना चाहिए माइनस में। तो मैं लिमिट लूँगा माइनस अल्फा से, खत्म हो गया आप सवाल बच्चों। के अल्फा बाई डी कॉस थीटा होता है साइन थीटा, और साइन थीटा मतलब साइन बीटा माइनस ऑफ साइन माइनस अल्फा। अब इतनी मैथ्स आएगी, साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा होता है, माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर आएगा के लैम्डा बाई डी साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है ये, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द पैरेलल कंपोनेंट, तो ये क्या लिखा जाएगा डी, और डी की वैल्यू जब रखोगे तो के लैम्डा बाई डी माइनस अल्फा से बीटा। तो साइन थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस लोअर लिमिट पे है रखोगे, कॉस माइनस अल्फा माइनस कॉस बीटा, तो कॉस माइनस अल्फा का मतलब क्या हुआ कॉस अल्फा। दिस इज पैरेलल कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी फाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से क्या आता है, ये और ये, देयर विल बी टू कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, ये हो गया। अब इसको कैसे रिमेंबर करते हैं, याद कैसे रखते हैं, उसके पीछे हम चलते हैं। अब सबको याद रखना, क्योंकि कुछ पॉइंट्स के साथ याद रखना पड़ता है बच्चों। इसको ऐसे जब भी याद रखना होगा, या अकेले याद रखोगे तो हमेशा फंसोगे। आपको याद ये रखना है ऐसे, ये डायग्राम बना करके अपने दिमाग में कि ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है। ई परपेंडिकुलर क्या है के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ई पैरेलल है के अल्फा बाई डी
कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। इसके साथ कुछ पॉइंट्स। व्हाट इज डी? जरा ध्यान से देखिए, डी मैंने ये डिस्टेंस लिया जो रॉड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो डेरिवेशन में पार्ट किया है, जिस तरह का डेरिवेशन है वहीं पे अप्लाई कर सकते हो। तो डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड। दूसरा पॉइंट, मैंने ये लिया है माइनस अल्फा और इसको लिया है बीटा। माइनस अल्फा मतलब मैंने ऑलरेडी माना है कि रॉड का जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो और अपर मोस्ट पॉइंट दोनों पर पहुंचने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। सही बात है ना? तो ये भी याद रखना है अपने को कि अल्फा एंड बीटा आर टेकन फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज रॉड। अब जिसको भी जानना है, वैसे सबको याद रखना है ये, लेकिन जो डेरिवेशन नहीं भी करना चाहते अभी तो लिख लेंगे, बाद में इतना भी याद रखेंगे तो 95% सवाल आपके बन जाएंगे। वो 5% के लिए चीजें आनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, ये कर चुके होंगे। अब देखिए, तो सो रही है, उसको जगह नहीं दूंगा, अब बाकी रहने दो। सवाल ऐसे आते हैं, ये 3 रॉड हैं, ये है लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है, ये है माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, ये है -2 लैम्डा कूलम पर मीटर या +2 लैम्डा, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तीन अलग अलग रॉड है, अरे नहीं आया? इधर देखो, एक रॉड ये है, एक एक रॉड पकड़ते हैं। ये रॉड है परपेंडिकुलर, सबसे पहले इसको रॉड 1 बोलता हूं, इसको रॉड 2 बोलता हूं, इसको रॉड 3 बोलता हूं। रॉड 1 के लिए देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये निकाल पाते हो ना? या आधा लोगे तो l/2, ये 30 डिग्री, तो x/l/2 इज इक्वल टू tan 30। x इज इक्वल टू l/2 tan 30। दिस इज l/2√3। करेक्ट? कोई दिक्कत है तो बोलो। अच्छा, अब मुझे ये समझ में आ गया, एक एक रॉड पकड़ते हैं। बच्चों सुनो ध्यान से, रॉड 1 के लिए d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? l/2√3। θ1 एंड θ2 आर टेकन, मतलब अल्फा एंड बीटा, बेसिकली अल्फा एंड बीटा आर टेकन इन अपोजिट डायरेक्शंस फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन दोनों रॉड के दोनों एंड्स को कवर कर दो। जरा देखो, इस इधर से एक इधर जा रहे हो और एक इधर जा रहे हो, क्या दोनों अपोजिट जा रहे हो तुम? खत्म हो गया। ये एंगल 60 होगा तो ये भी 60 होगा। आप लिखोगे θ1 इज इक्वल टू θ2, बोथ आर 60। करेक्ट? अब सीधा फार्मूला लगाओ, E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू k लैम्डा बाई d साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो k लैम्डा कितना है? लैम्डा ही है। करेक्ट ना? हाँ या ना? अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा वो अंदर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, याद रखना है ये बात। क्यों नीचे आएगा, समझ में आ रहा है?
2√3 साइन 60 प्लस साइन 60 कितना होता है? √3 √3/2 प्लस √3/2 √3 जुड़ जाएगा तो दिस इज 6k लैम्डा बाई एल। और अगर आप ई पैरेलल देखोगे तो ये आएगा k लैम्डा, या ऐसा लिख दो सीधा सीधा 2√3k लैम्डा बाई एल cos 60 cos अल्फा माइनस cos बीटा होता है ना, तो ये तो ई पैरेलल 0 आ गया। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स फ्रॉम रॉड 1, एक एक पॉइंट समझोगे तभी समझ में आएगा। रॉड 1 हैज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द परपेंडिकुलर टू रॉड। अब मतलब इस लाइन के अलोंग ही है। सिंस द रॉड 1 हैज नेगेटिव चार्ज, दैट इज व्हाई इट वुड बी इन दिस डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में आया ये? नीचे। अच्छा, अब इतना तो तुम्हें समझ में आ गया कि सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये भी L/2√3 आएगा। ये एंगल अपना 30 डिग्री, तो इस रॉड का ये वाला पॉइंट कवर करने के लिए ये 60 डिग्री होगा। ऐसे एक लाइन अगर मैंने यहां बना दी तो ये भी 60 डिग्री होगा। जरा देखिए θ1 और θ2 परपेंडिकुलर लाइन से अपोजिट लिया गया है। कौन 30? नहीं 60 होगा। अच्छा ये 60 होगा। तो देखो जरा, सिमिलरली फॉर रॉड 2 and 3 ई पैरेलल 0 होगा, क्योंकि सबके लिए 30 60 θ1 θ2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर हो गए। एंड ई परपेंडिकुलर इज 6k लैम्डा बाई एल। लेकिन एक चीज होगी बच्चों, क्या होगा? अगर मैं ये पॉइंट मान रहा हूं G वाला, इफ दिस इज G पॉइंट, तो इस पॉइंट को ध्यान से अगर देखो तो जो रॉड 1 है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे आ रहा है, डायरेक्शन बदलेगा। दिस इज 6k लैम्डा बाई एल। कौन? अच्छा, ओ फॉर रॉड 3 ई परपेंडिकुलर इज 12k लैम्डा बाई एल। हाँ, क्योंकि रॉड 3 के लिए लैम्डा की वैल्यू 2 लैम्डा है। टू और 3 और लैम्डा गलत लिख दिया था, ठीक है। तो ये 2 के लिए 12k लैम्डा होगा। तो एक देखो, ये तो सही है ना, 6k लैम्डा बाई एल। वेरी गुड, अच्छा पॉइंट उठाया। ये 2 लैम्डा है। ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो तो ये इस लाइन पे आएगा ना, इस लाइन पे। तो इस लाइन पे आने का मतलब है ये इधर दिया कितना, 12k लैम्डा बाई एल। देखो मैंने ऐसे रैंडम कुछ भी क्वेश्चन बना दिया, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज ये टफ हो जाएगा, लेकिन हम कर सकते हैं। ये वाला एंगल कितना आया, 60 डिग्री। दूसरा, ये वाला लैम्डा इस लाइन पे देगा ऐसे 6k लैम्डा बाई एल, ये भी 60 डिग्री। यार 3 फोर्स लग रहे हैं, अब तो नेट निकाल लोगे ना। इसका इधर कितना आ जाएगा, 6k लैम्डा बाई एल साइन 60, 12k लैम्डा बाई एल साइन 60, सही है ना। और ये आ जाएगा अपना नीचे की तरफ 12k लैम्डा बाई एल cos 60 प्लस 6k लैम्डा बाई एल cos 60 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 6 15k लैम्डा बाई एल जे कैप माइनस में, यही होगा ना।
और ये कितना √3/2 मतलब 6√3 और ये हो जाएगा 3√3 तो -3√3 k लैम्डा बाई एल आई कैप। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हुआ, दिक्कत हुई? क्या कैलकुलेशन पूछ लो। किसको डाउट है नवीन, बोलो। इसका ये आया 6 के लैम्डा बाई एल कॉस 60, इसका आया 12 के लैम्डा एल बाई कॉस 60 और ये 6 के लैम्डा बाई एल पहले से। तो ये कॉस 60 का मतलब 1/2 तो 6 के लैम्डा बाई एल, ये 3 के लैम्डा बाई एल, 6 और 3 9 और ये 6 जोड़ दिया तो। एक और सवाल ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस के लिए है तो आप गलत नहीं करेंगे। अरे चुप बैठो, तुम तीनों को अलग अलग बैठा दूंगा मैं। तुझे तो मैं बैठने नहीं दूंगा, फिर यही इसमें लटका के खड़ा करके रखूंगा तुझे। सोती रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, जल्दी। रॉड 1 2 3 4 अपने हिसाब से नाम रख लो। लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा जैसे मैंने चार्ज डेंसिटी ली है उसी हिसाब से मैं इनको 1 2 3 4 बोलूंगा। तो ये मेरा रॉड 1 है, तो रॉड 1 के लिए देखो d की वैल्यू ये हो जाएगी L/2 और इसका अल्फा बन जाएगा 45। जिनको नहीं आया देखो बीटा बन जाएगा 45। तो रॉड 1 की अगर बात की जाए तो d की वैल्यू L/2, अल्फा बीटा दोनों बराबर हो गए। जब अल्फा बीटा बराबर हो जाएंगे ना इसका मतलब है देयर इज नो पैरेलल कंपोनेंट, क्योंकि कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा हो ही नहीं सकता, तो ई परपेंडिकुलर ही आएगा। और के लैम्डा बाई डी साइन 45 प्लस साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2 तो ई परपेंडिकुलर इज 2√2 और ये आएगा किधर, डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर ही आएगा और ये प्लस लैम्डा है तो ये इधर आ जाएगा। दिस इज इवन परपेंडिकुलर। अब मैं दूसरा पेन लेके दूसरा बना रहा हूं। भाई देखो जिनको नहीं आया प्लीज मेरे साथ समझो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बात मत करो। क्या क्या परपेंडिकुलर, फॉर्मूला देखना। अरे भाई परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर है तो वही होगा ना, प्लस में तो आउट ऑफ द प्लेन ही तो होगा। किसके परपेंडिकुलर निकाल रहा है, तो रॉड के, तो रॉड का परपेंडिकुलर ये लाइन होगा कि नहीं होगा, तो वही तो लिखा है रॉड का परपेंडिकुलर लेना है। नहीं पता मुझे, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है। आइए रॉड का परपेंडिकुलर लिखना है। आवाज सुनो, अभी चुप हो जाओ ध्यान से। 2 में इसको मान रहा हूं और 2 को ये कलर, तो इस पॉइंट के लिए क्या मेरा ध्यान से देखोगे सब समझेगा, d की वैल्यू L/2, क्या ये मेरा θ1 बनेगा मतलब अल्फा 45 डिग्री
ये मेरा बीटा, ये भी 45 डिग्री। यार रॉड 2 के लिए d की वैल्यू L/2, लैम्डा की जगह 2 लैम्डा, अल्फा और बीटा दोनों 45। देखो जब भी अल्फा बीटा बराबर हो जाए आप ये मान लो, अल्फा बीटा जैसे ही बराबर हो, चुप बैठो बोलना मत, अल्फा बीटा जैसे ही बराबर हो आप मान लो कि पैरेलल कंपोनेंट 0 हो गया। परपेंडिकुलर कंपोनेंट में लिखा जाएगा के लैम्डा की जगह 2 लैम्डा बाई डी, मतलब यहाँ पे एक और 2 आ गया, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो ये √2 बनेगा, मतलब 4√2 के लैम्डा बाई एल। ये रॉड 2 के लिए। रॉड 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? चार्ज डेंसिटी कैसी है उसकी? चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन है रॉड 2 के लिए, तो रॉड 2 का परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा। दिस इज E2 परपेंडिकुलर, करेक्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सूजल तू नीचे क्या देखता है बार बार? रॉड 3, रॉड 3 की बात करोगे बच्चों, देखो मैं जैसे लिख रहा हूं ना, मैं फिर बता रहा हूं, आज तक मैंने रूबी बैच को कभी इतना सिंप्लीफिकेशन पे नहीं पढ़ाया है। ये पहला रूबी बैच है जो इतना सिंप्लीफाई करने के बाद भी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं इसी डायग्राम में ये सब खत्म करता हूं, लिखता नहीं हूं, ये सब लिख रहा हूं तो ढंग से समझ लो एक बार। रॉड 3 की अगर मैं बात करूं तो d की वैल्यू तो यहां भी λ/2 आने वाली है, बोलो। यहां लैम्डा की जगह भी 3 लैम्डा आएगा। अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां भी 45 है, तो यहां भी खाली परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, पहले तो 0 ही हो जाएगा। बस क्या लिखेंगे, के लैम्डा बाई डी, और d की वैल्यू कितनी है, L/2, साइन 45 प्लस वेक्टर का खेल है, तो ये बन जाएगा 6√2 के लैम्डा बाई एल। अब ये जो तीसरा रॉड देख रहे हो, ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रखा है, तो तीसरा वाला भी इधर ही आएगा। बचा कौन, 4, लास्ट रॉड। रॉड 4। यार अब 4 में भी ना मैं बार बार ऐसा लिखने का मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, क्योंकि वही चीज तो आ रहा है ना, बस लैम्डा की वैल्यू 4 लैम्डा हो जा रही है, तो E परपेंडिकुलर आ जाएगा 2 4 जा 8√2 के लैम्डा बाई एल, करेक्ट। और ये E4 परपेंडिकुलर किधर आएगा, 4 के लिए परपेंडिकुलर लाइन ये है, तो E4 परपेंडिकुलर इधर आ गया। क्या चारों रॉड से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी है? अब चारों रॉड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है ना, उसको ऐसे इस लाइन पे दिखाओ। इधर कौन आया, E1 परपेंडिकुलर, इधर आया है 2√2 के लैम्डा बाई एल। E2 और E3 दोनों इधर आए हैं। E2 परपेंडिकुलर कितना है, 4√2 के लैम्डा बाई एल प्लस 6√2 के लैम्डा बाई एल। इधर कितना आया भाई, ये तो अब तो सॉल्व हो गया ना। इस लाइन पे कितना आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इधर आ जाएगा 6√2 के लैम्डा बाई एल, और इधर आ गया 10√2 के लैम्डा बाई एल अंडर रूट। अब तुम्हें निकाल, मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये पूछेगा तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में तुम लिख सकते हो।
लिख पाओगे क्या? यही बोला था क्या? तो वेरी गुड, सही था। मुझे क्या पता क्या आंसर है, मेरे को आता थोड़ी है, मैं तो जैसे सीख लेता हूँ तुम लोगों से, सुनते कैसे हैं। कोई बात नहीं, आइए जरा एक क्वेश्चन है, ये लैम्डा कूलम पर, आवाज नहीं बच्चों, लैम्डा कूलम पर मीटर है। ये 37 डिग्री है और ये डिस्टेंस है a। और ये 23 डिग्री है, ये पॉइंट है P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। बताइए, देखिए जो चालाकी से पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट वो बता देगा। हाँ, रॉड है, रॉड एक ही रॉड है, उसके एंड्स का वो एंगल दिया हुआ है कि पॉइंट कहाँ, पॉइंट जो P है वो कितना एंगल बना रहा है। तो पॉइंट P हॉरिजॉन्टल के साथ 37 का एंगल बना रहा है टू कवर द लोअर पॉइंट, टू टच द लोअर पॉइंट, और 23 बना रहा है लोअर एंड से टॉप मोस्ट पॉइंट को टच करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? कहा के रुकवा लूंगा मैं। चलिए ये सवाल देखो, यहां D की वैल्यू कितनी है? A। D कितना है? आवाज नहीं। θ1 कितना है? 0 ना। सब गलत गलत मैं लिख रहा हूं, तुम हाँ हाँ बोल रहे हो खाली, मैं जानबूझ के गलत लिख रहा हूं। D, मस्ती नहीं, जब ये फार्मूला बनाया गया था मैंने क्या बोला? D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर के लिए क्या ये लाइन जो ऐसे आगे आएगी ये 90 बना रही होगी, तो दिस वुड बी योर D। तो D बाई A वुड बी cos 37। तो D की वैल्यू कितनी आ रही है? A cos 37, मतलब D आएगा अपना 4A/5। कितना आएगा? अच्छा, θ1 मतलब जो अल्फा एंड बीटा है वो कैसे लेते हैं? वो लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। मतलब क्या इस लाइन से अल्फा बीटा लेना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन कैसा होना चाहिए था? ऑपोजिट। क्या ऑपोजिट है ये दोनों? नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो मेरी मर्जी, मैं अल्फा को या बीटा को, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, किसी एक को माइनस में ले लेता हूं। तो मैं अल्फा को -37 जो लोअर मोस्ट पॉइंट को टच कर रहा है, और बीटा क्या लिखा जाएगा? 37 + 23 मतलब 60 डिग्री। अभी परपेंडिकुलर पैरेलल लगाना जानते हो, समझ में आया? तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको करने थे। रॉड में अभी सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट रॉड बचा हुआ है। जाओ अब, तुम लोग नहीं तो मर जाओगे। अगले लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा मोशन वाले टाइप के क्वेश्चंस करूंगा, जहां पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी लिखवाऊंगा।